Yesterday we read Wordsworth and today we are going to start S.T. Coleridge. S.T. Coleridge इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे और इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके ही एक्चुअली फाउंडेड रोमांटिक मूवमेंट। इंग्लैंड में, ब्रिटिश इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म के आइडियाज को प्रमोट करने में इनका और वर्ड्सवर्थ दोनों का बहुत हाथ था। ये भी लेक पोइट्स में थे, रॉबर्ट साउदी और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट भी इन्हें कहा जाता है और इन्होंने बिगनिंग अपनी जो स्टडी की थी वो किंग्स स्कूल से इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। इनके फादर एक बहुत रिस्पेक्टेड मैन थे। Yes, I have started the lecture, Iram. Can't you hear me? अब इनके फादर बहुत एक वेल रिस्पेक्टेड मैन थे और ये जिस स्कूल में कॉलेज पढ़ा करते थे उसी स्कूल में हेडमास्टर भी थे। किंग स्कूल एक चैरिटी से इनफैक्ट एक फ्री ग्रामर स्कूल था। इट्स लाइक इट वाज मोर और लेस लाइक अ गवर्नमेंट स्कूल और ये किंग हेनरी 8 ने इस्टेब्लिश किया था। कॉलरिज जब 8 साल के हुए तो इनके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद ये क्राइस्ट हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिशन ले लिया। स्कूल का नाम है ये क्राइस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे ये चैरिटी से चलने वाला ये स्कूल था और यहाँ पे ही बेसिकली इनका इंटरेस्ट पोइट्री में डेवलप हुआ। यहाँ पे वो एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब से मिले और इन्होंने उस जमाने में अरेबियन नाइट्स पढ़ी थी। अब जो अरेबियन नाइट्स हैं, अरेबियन नाइट्स बेसिकली इनका बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हुआ कॉलरिज पे। कॉलरिज जब कभी स्कूल में तन्हा लोनलीनेस फील किया करते थे तो ये अरेबियन नाइट्स के कैरेक्टर्स को याद किया करते थे एंड ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इसके बाद 1791 से 1794 तक इन्होंने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे इन्होंने स्लेवरी के ऊपर एक ओड लिखी जिस पे इन्हें ब्राउन गोल्ड मेडल भी मिला। इसके बाद इसी टाइम में ही गॉट इंटरेस्टेड इन द सिस्टर ऑफ हिज ब्रदर, इन द सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड टॉम एमॉन। टॉम एमॉन एक लड़का था इनके स्कूल का। अब वो एक दफ़ा उसके साथ उसके घर गए तो उसकी जो बहन है मैरी वन, उससे कॉलरिज एक्चुअली फेल इन लव विद हर। और इसके बाद जब मैरी वन की 1795 में किसी और के साथ शादी हो गई क्योंकि मैरी वन ने रिजेक्ट कर दिया इन्हें, एक वन साइडेड लव था। तो इसके बाद कॉलरिज ने उनके नाम एक नज़म भी लिखी, द साय, एंड ही पब्लिश्ड इट इन। उन्होंने बेसिकली 1794 में ये पोएम लिखी थी और 1795 में मैरी वन की शादी हुई थी। इसके बाद कॉलरिज ने विदाउट एनी रीज़न या शायद डेप्ट से बचने के लिए, कर्जे से बचने के लिए, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और उन्होंने अपना नाम सिलास टॉमकाइन कॉम्बरबैच रख लिया। इसके बाद इनको इनके भाइयों ने उनका जो एक डेप्ट या इंसैनिटी की वजह से इनको जो पकड़ा गया था उससे उन्होंने इससे छुटकारा हासिल किया और कॉलरिज दोबारा से यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। अब जब कॉलेज जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में गए तो वहाँ पे इनकी मुलाकात पोइट रॉबर्ट साउदी से हुई जिसके साथ उन्होंने मिलके एक प्ले लिखा, द फॉल ऑफ रॉबस्पायर। अब कॉलरिज को एक कोलैबोरेटिव पोइट भी हम कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से पोइट्स के साथ कोलैबोरेशन में वर्क किया हुआ है। यहाँ पे जो कॉलरिज है इन्होंने एक और बंदे रॉबर्ट लोवेल, कॉलरिज और साउदी, इन तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम एक यूटोपियन कम्युनिटी की, एक यूटोपियन सोसाइटी की बुनियाद रखेंगे। यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपियन कम्युनिटी कौन से वाली? एक आइडियल सोसाइटी जिसके बहुत आइडियल बिलीव्स होंगे। इज माय वॉइस ऑडिबल? व्हाई पीपल आर सेइंग दैट इट्स नॉट ऑडिबल? Am I audible to all of you? जी ठीक है, थैंक यू। काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन इफ यू हैव प्रॉब्लम। ओके, जी, इन्होंने एक यूटोपियन सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसमें उन्होंने एक आइडियल, सारा कुछ आइडियल होगा, हर बंदा इक्वल होगा क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इरा भी चल रहा है। हर बंदा फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी से बहुत मुतासिर है। तो इन तीनों ने कहा कि हम एक यूटोपियन सोसाइटी बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे पेंटिसोक्रेसी।
अब इनके साथ 3 बहनें भी थी जो इन 3 बंदों के साथ शामिल हो गई। एक थी सारा, एडिथ और मैरी। अब इन्होंने डिफरेंट जगह पे प्लान्स रखे कि हम इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इसका प्लेस रखेंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो सका और इनका प्लान सारा का सारा कैंसिल हो गया। लेकिन इन तीनों बहनों की इन तीनों दोस्तों के साथ शादी हो गई। कॉलरिज की सारा के साथ, रॉबर्ट साउदी की एडिथ फ्रिकर के साथ, और जो रॉबर्ट लोवेल है उसकी शादी मैरी, इनकी जो तीसरी बहन है, उनके साथ हो गई। अब कॉलरिज ने सारा के साथ शादी कर तो ली, लेकिन उनकी शादी इसके साथ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही है और इनका आपस में झगड़े ही खत्म नहीं होते थे। और उसके बाद जब कॉल उसका 4th चाइल्ड हुआ तो इसके बाद दोनों ने सेपरेशन अख्तियार कर ली इन प्रोबेबली 1808। इसके बाद 1796 में जो कॉलरिज है उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री नहीं मिली थी, क्योंकि इन्होंने इससे पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दी या इनके कुछ डिफरेंट सिनेरियोज बन गए थे। तो इवेंचुअली ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। और कॉलरिज बड़ा एक इनकन्सिस्टेंट किस्म के बंदे हैं। इन्होंने कभी भी कोई काम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया, जो कि इनकी पूरी लाइफ टाइम में इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये बात रिवील होती है। इसके बाद 1796 में इन्होंने डिफरेंट पोएम्स को मिला के एक वॉल्यूम है वो पब्लिश करवाया, जिसमें चार्ल्स लैम्ब और रॉबर्ट साउदी की भी कुछ पोएम्स थी और रॉबर्ट फेवेल की भी। चार्ल्स लैम्ब उस वक्त तक पोइट ही थे, उनको नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा एसेस्ट बनना है, लेकिन बहरहाल इन्होंने मिलके एक कोलैबोरेटिव वर्क किया। इसके बाद इन्होंने एक और पोइट चार्ल्स ओलाइड, ये भी इनके साथ शामिल हो गए और इन्होंने मिलके इनकी जो वर्क है वो कोलैबोरेशन में पब्लिश करवाया। इसके बाद कॉलरिज काफ़ी एक इनोवेटिव बंदे थे। इनको हर दूसरे दिन नए हालात सूझते रहते थे। इन्होंने एक जर्नल इस्टेब्लिश करने का प्लान बनाया, द वॉचमैन। और इन्होंने कहा कि ये मैं 8 डेज इन अ वीक मुसलसल ये पब्लिश करूंगा ताकि मुझे कोई टैक्सेशन का इशू ना हो। लेकिन क्योंकि इनके फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि ये वेंचर इनका कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये उनका एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ कि ये मार्च 1796 को स्टार्ट हुआ था और जो ये प्रोजेक्ट है ये मई 1796 को ही खत्म हो गया था। लेकिन 1797 से 1798 तक का जो इनका इरा है, ये इनकी लाइफ का एक बेस्ट ईयर कंसिडर किया जाता है। 1795 में ये विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी वर्ड्सवर्थ से मिले थे। 1795 के राउंड अबाउट ही इन्होंने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और इस तरह की पोएम्स लिखी थी। और इसके बाद 1798 में इन्होंने कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर एक लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करवाए थे। अब नो डाउट लिरिकल बैलेट्स में ज़्यादा पब्लिकेशन, ज़्यादा पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी, लेकिन इट वाज कॉलरिज whose poems actually got more fame than Wordsworth। और इनकी जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है ये भी उसी लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी और ये एक आउट क्लास, एक सक्सेस, एक कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी। पीपल एक्चुअली एडमायर्ड कॉलरिज कॉलरिज पॉलिटिकल स्किल्स एट दैट टाइम। अब इसके बाद हमने देखा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, डोरथी है, ये लोग सारे जर्मनी गए थे। अब वर्ड्सवर्थ तो दोबारा जर्मनी आ गया, दोबारा इंग्लैंड आ गया था, लेकिन कॉलरिज वहां पे रहा था। कॉलरिज 1800 को इंग्लैंड में आया और इन द मीन वाइल जब तक वो जर्मनी में रहे उन्होंने ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफी। उन्होंने जर्मन फिलोसफर्स को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और इसके बाद उन्होंने उनके आइडियाज से मुतासिर होके जो लिखा, उन्होंने अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म और मजीद जो मूवमेंट्स हैं उनको आगे से उनका इम्यूनल कांट में इंटरेस्ट बना, गोथर्ड लेसिंग में, ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म वगैरह में इनका इंटरेस्ट बना और इनके वर्क्स ने मजीद जो मूवमेंट्स हैं उनको इनिशिएट किया। इसके बाद कॉलरिज जोन से हैं ये वर्ड्सवर्थ के घर में रहना शुरू हो गए और वर्ड्सवर्थ जोन से हैं इन्होंने इनको अपने घर में तो रखा, लेकिन कॉलरिज की जो आदतें हैं वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक तो ये ओपियम एडिक्ट थे, बहुत ज़्यादा इनका इन्हिसार था, रिलायंस थी ड्रग्स के ऊपर और इनको नाइटमेयर्स आते थे और नाइटमेयर्स की वजह से जब ये चिल्लाते थे तो वर्ड्सवर्थ के बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे। दूसरा ये खाने पीने में बड़े एक ट्रिकी किस्म के बंदे थे। इनको एक डिफरेंट किस्म का कुक इनके लिए खाना बनाना पड़ता था, तो इसलिए इन तमाम और इनकी जो ओपियम की स्पेशली एडिक्शन है
इसकी वजह से वर्ड्सवर्थ को इवेंचुअली इन्हें अपने घर से निकालना पड़ा। तो इनके जो मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सारा के साथ इनकी बनती नहीं थी, इनके नाइटमेयर्स, इनकी इलनेस, इनकी ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंसी, और इनका जो इनको वर्ड्सवर्थ के अंदर एक सेल्फ डाउट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। ही नेवर बिलीव्ड ऑन हिज पोएटिक स्किल्स। इनको कभी भी चाहे ये जितना मर्जी अच्छा लिख लेते थे, इनको लगता था इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। हालांकि क्रिस्टबल को हम वन ऑफ द लाइक बेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं, लेकिन वर्ड्स कॉलरिज को लगता था जैसे उन्होंने बिल्कुल भी कुछ अच्छा वर्क नहीं किया हुआ है। तो इनकी जो डाउट है अपनी स्किल्स के ऊपर, इनके प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, और दूसरा इनके वन साइडेड लव, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो कॉलरिज है वो क्वाइट डिप्रेशन में थे। पहले इन्हें टॉमी वॉन्स की बहन मैरी वॉन से प्यार हुआ, बट इन्हें उनके साथ शादी नहीं हुई है। फिर सारा, जो एक सारा है जिनके साथ उनकी शादी हुई, लेकिन अब एक और सारा है, मैरी हॉचिंसन, वर्ड्सवर्थ की वाइफ की बहन, यानी वर्ड्सवर्थ की साली सारा। अब उनके साथ वर्ड्सवर्थ फेल इन लव और उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इससे उन्होंने एक पोएम लिखी, डिजेक्शन एंड ओड, जो उन्होंने सारा हॉचिंसन के नाम लिखी। और इट्स बेसिकली अ लव पोएम। अब इनके जो ओपियम के झगड़े हैं वो बहुत हद तक बढ़ गए थे। इन्होंने अपनी वाइफ सारा के साथ सेपरेशन हासिल कर ली 1808 में। वर्ड्सवर्थ के साथ इनका मुख्तलिफ मैटर्स में इख्तलाफ हुआ, तो 1810 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों सेपरेट हो गए। इन्हें एक एनुअल पेंशन मिला करती थी। वो एनुअल पेंशन भी इनकी 1811 में इन्होंने वो भी खो दी अपने ओपियम एडिक्शन की वजह से, और इनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हो गई। और इसके बाद इवेंचुअली, just a minute please. ओके। और इनकी जो इन्हें इनकी हेल्थ जो इनकी मुसलसल डिक्लाइन हो रही थी, इसके लिए उन्हें डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट करना पड़ा। अब इसके बाद कॉलरिज ने द वॉचमैन के बाद एक नया एक्सपीरियंस किया, कुछ जर्नल पब्लिश करवाने का। डेट वाज द फ्रेंड, जो उन्होंने जर्नल पब्लिश करवाया था। ये भी एक वीकली पब्लिकेशन थी, और नो डाउट ये थोड़ा सा सक्सेसफुल था एज कम्पेयर टू द वॉचमैन, लेकिन इनके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, और इनके इन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही जो इनको ये वाले जो फ्रेंड है इसको भी बंद करना पड़ा। अब इसके दौरान कॉलरिज ने बहुत से काम किए। 1810 से 1820 तक इन्होंने लेक्चर्स दिए। ये माल्टा को भी इन्होंने 2 दफ़ा विजिट किया ताकि उनकी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। और इसके बाद इनके जो लेक्चर्स हैं 1810 से 1820 तक, जो उन्होंने लंदन और ब्रिस्टोल पे शेक्सपियर पे दिए थे, वो नो डाउट बहुत अच्छे लेक्चर्स थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि कॉलरिज कंसिस्टेंट बंदा नहीं था, उसको सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा था अपने ऊपर। ओपियम के ऊपर उनकी रिलायंस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हुई थी, और ओपियम पे रिलायंस की वजह से ही इनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से वो रेगुलरली लेक्चर्स नहीं दे पाते थे। और समटाइम्स ऐसा होता था कि वो अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में ही फेल टू प्रिपेयर देम, और इसके बाद जो ऑडियंस है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कॉलरिज को फॉलो करना। अब इन तमाम बातों की वजह से कॉलरिज का ये वाला जो वेंचर है, नो डाउट इससे कॉलरिज ने पैसा कमाया, लेकिन इनका जो इनकंसिस्टेंसी है इसकी वजह से कॉलरिज का ये वाला प्रोजेक्ट भी इवेंचुअली ही इट हैज़ टू बी एंडेड। लेकिन कॉलरिज ने जो शेक्सपियर पे जितने भी लेक्चर्स दिए, ये इन्हें एक आला पाई के लेक्चर्स समझा जाता है, जिससे शेक्सपियर में इंटरेस्ट दोबारा से लोगों का बढ़ा। लेकिन जो कॉलरिज का सबसे टॉप का लेक्चर था, जिसने एक हिसाब से व्यूज चेंज कर दिए लोगों के, इट वाज द लेक्चर ऑन हैमलेट। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसने हैमलेट की जो पॉपुलैरिटी है उसको रिस्टोर किया। इस इरा में समझा जाता था कि हैमलेट इज अ फेलियर, हैमलेट में कुछ भी, देयर इज नथिंग गुड टू फॉलो इन हैमलेट, और हैमलेट को एक बड़ा कंफ्यूज फिगर समझा जाता था। लेकिन कॉलरिज ने इसके ऊपर एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा, इसको एक बेस्ट वे में डिफाइन किया। इनफैक्ट कॉलरिज कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हैमलेट को इतना पढ़ा है कि मेरे दिमाग में हैमलेट घुस गया हुआ है। और इसके बाद ये जो हैमलेट की रेपुटेशन है वो बहाल करने का सहरा कॉलरिज के सर पे जाता है। इसके बाद डिक्लाइनिंग हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन और एडिक्शन इनकी बढ़ती गई, और इसकी वजह से उन्हें 1816 में कॉलेज ने हाईगेट में वो चले गए। और यहाँ पे एक जो जेम्स गिलमैन नाम का बंदा है, ये बहुत कमाल का बंदा था। तहरीम, योर वीडियो इज ऑन।
अम, जी, जेम्स गिलमैन नाम का बंदा है, ये फिजिशियन था, इसने कॉलरिज का बहुत साथ दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जेम्स गिलमैन ने एक तो उसको अपना घर दिया, उसको काफ़ी हद तक उसकी एडिक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प दी उसकी। और यहाँ पे जेम्स गिलमैन के पास ही कॉलरिज ने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्क लिखा। इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत अहम एक आला पाए का वर्क समझा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ एसेज भी लिखे, पोइट्री लिखी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने इनके जितने भी एसेज थे, इनकी पोइट्री, इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो बाद में स्टार्ट हुई थी उन लोगों ने बहुत फॉलो किया। और इवेंचुअली कॉलरिज डाइड इन हाईगेट। इन्हें इस वजह से सेज ऑफ हाईगेट भी कहा जाता है। और 1834 में इनकी डेथ हो गई। और 1834 में हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हुई। और इवेंचुअली एक जो एक बिग फिगर है इन द हिस्ट्री ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, ये इट केम टू एन एंड। अब कॉलरिज की खिदमात बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने जर्मन आइडलिस्ट फिलोसफी को इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाया। इनके जो आइडियाज़ हैं, इन्होंने रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन को इम्प्रेस किया। इनकी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इनके जितने भी फेलोज थे, उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया। इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वजह से आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया करते थे। एंड in fact they said that one of the best work is written by Coleridge in the history of English literature. रोमांटिक जो यंगर जनरेशन के पोइट्स हैं, जैसे अगर हम जॉन कीट्स को देखें तो उन्होंने ला बेल डैम्स एंड मर्सी इनकी डिजेक्शन एंड ओड से लिखी हुई थी। तो ओवरऑल इनका जो वर्क है, इसने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश राइटर्स को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी, पोइट्री में भी, दोनों जगह में। और इनके जो लेक्चर्स हैं ऑन शेक्सपियर, इन्होंने जो शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी है उसको रिस्टोर करने में हेल्प की। और इसके अलावा बहुत सी टर्म्स, बहुत सी फ्रेजेस को क्वाइन करने का सहरा भी कॉलरिज के सर जाता है। जैसे कीट से नेगेटिव कैपेबिलिटी को एसोसिएट किया जाता है, तो कॉलरिज ने एक बिलीफ किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस पे हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करते हैं। और कॉलरिज ने 48 सोनेट्स लिखी थी। इनकी कन्वर्जेशन पोएम्स बहुत फेमस हुई थी। कन्वर्जेशन पोएम्स बेसिकली इनकी 8 थी। इनमें इओलियन हार्प, रिफ्लेक्शन, हैविंग लेफ्ट अ प्लेस of retirement, this lime tree bore my prison, frost at midnight। frost at midnight बहुत फेमस थी, जिसमें वो जब क्राइस्ट हॉस्पिटल में थे तो उनकी लोनलीनेस को इस तमाम पोइम में डिस्क्राइब किया गया। fears in solitude, the nightingale, direction and ode to William Wordsworth। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी फेमस थी। अब ये जो टर्म है कन्वर्जेशनल पोएम्स, ये बेसिकली क्वाइन की थी जॉर्ज मैक्लियन हार्पर ने, जिन्होंने इनकी इन 8 पोएम्स को कन्वर्जेशन पोएम्स कहा था। कॉलरिज ने खुद नहीं कहा था, जॉर्ज मैक्लियन हार्पर जो बंदा है, इसने इनको कन्वर्जेशन पोएम्स का टाइटल दिया था। इसके अलावा कॉलरिज ने, हमने देखा कि द साय जो पोएम है वो कॉलरिज ने मैरी वान को डेडिकेट की थी। और इसके अलावा जो डिजेक्शन एंड ओड और लव, ये 2 पोएम्स ऐसी हैं जो कॉलरिज ने सारा हचिंसन, मैरी हचिंसन की वाइफ की जो बहन है, सॉरी वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन की जो बहन है सारा, उनके नाम उन्होंने डेडिकेट की थी। इसके अलावा उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा, ये हम इसके बारे में देख चुके हैं। इनके जो टाइटल, इन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, डेट वाज साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब ये होता है कि माइंड और जो फिजिकल बॉडी है हमारी, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। इसके अलावा क्रिस्टेबल मीटर, एक न्यू काइंड ऑफ मीटर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनको हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है, सेज ऑफ हाईगेट का टाइटल भी दिया जाता है। और कॉलरिज ने कुछ जो फ्रेजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी उनमें द हाई रोड ऑफ लाइफ है। मोटिवलेस मैलिग्निटी, इसने एक टर्म यूज की थी कॉलरिज ने एआगो के लिए, कि एआगो का कैरेक्टर है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, उसके अंदर बदनीयती है, उसकी इंटेंशंस इवल है, लेकिन वी डोंट नो व्हाई हिज इंटेंशंस आर सो इवल, इसलिए उसने उसे मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा था। और इसके अलावा गोथिक लिटरेचर के ऊपर एक जो प्रिकर्सर है एक हिसाब से, वो कॉलरिज को समझा जाता है। इवन जो मैरी शेले का फ्रैंकनस्टेन है, जिसे वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स इन द गोथिक लिटरेचर कंसिडर किया जाता है, उसमें मैरी शेले ने कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का रेफरेंस भी दिया हुआ है, दैट के जो उसके अंदर कितने गॉथिक एलिमेंट्स थे। तो गॉथिक लिटरेचर, ऑल्दो इट वाज नॉट लाइक ऑन द पीक, इट वाज जस्ट इन द बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ द कॉलरिज, लेकिन कॉलरिज ने उसको भी इंट्रोड्यूस करवाने में, पॉपुलराइज करने में, he actually played a role in it।
अब इसमें जो इन्होंने टर्म्स फाइंड आउट की थी, इसमें विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हम कहते हैं जानबूझ के हम खुद से हमें पता होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर बिलीव कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रिस्टबल की। अब अगर आप में से किसी ने क्रिस्टबल का टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, तो अगर हम उसकी बहुत बिगनिंग वाली लाइन्स में देखें, तो इसमें पोइट कह रहा होता है कि रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है, तकरीबन 11-12 बजे का वक्त है, मुर्ग बांगे दे रहा है, जो बिच है वो चला रही है। तो मुर्ग उस टाइम 11-12 बजे बांगे नहीं देता है, लेकिन वी जस्ट स्टैंड ऑन बिलीविंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। इस तरह से अगर हम कुबला खान में देखें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम जो अगर हम अकल को इस्तेमाल करें तो शायद हमें इलॉजिकल लगे, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आवर ओन एंजॉयमेंट हम उसको पढ़ते हैं और हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो इसलिए कॉलरिज ये कहता है कि समटाइम्स पोइट क्या करता है, या अगर आपने किसी पोइटिकल चीज को you actually want to enjoy it, then you have to suspend your logical thinking into it. जैसे अगर हम सर्कस देख रहे हैं, हम हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई वो मैजिक परफॉर्म करने वाले आया करते थे, तो वी नो दैट इट्स नॉट लाइक द रियलिटी, बट वी टेंड ऑन बिलीविंग ऑल दिस थिंग्स, वी सस्पेंडेड आवर क्रिटिकल फैकल्टीज टू एंजॉय फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसको हम विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का नाम कॉलरिज ने दिया था। इसके अलावा कॉलरिज का एक और सहरा ये है कि उन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया में इमेजिनेशन की टाइप्स डिस्क्राइब की थी। तो कॉलरिज के अकॉर्डिंग देयर 3 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फैंसी। अब प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है, ये हर बंदे के पास होती है। हर बंदा इमेजिन कर सकता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख सकता है, परसीव कर सकता है, और ये हर बंदे के पास होती है। जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ना, ये हर बंदे के पास नहीं होती है। इसको बेसिकली ये मोस्टली जो पोइट्स है ना, ये ज्यादातर इस तरह की इमेजिनेशन रखते हैं। और जो फैंसी है ना, फैंसी बेसिकली इज समथिंग विच इज सुपीरियर टू इमेजिनेशन, विच इज इंफीरियर टू इमेजिनेशन। जैसे पोइट कहता है कि इमेजिनेशन और फैंसी में क्या फर्क है, कि इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव होती है और ये किसी के ऊपर मतलब इतना इसके अंदर क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है, जबकि जो फैंसी है इसमें हम चीज़ों को बस एडमायर करते हैं, इट्स नॉट लाइक क्रिएटिविटी, और ये सिर्फ एक मेमोरी की तरह होती है। जैसे वी ऑल हैव सम फैंसीफुल मेमोरीज इन आवर माइंड, लेकिन वो हमारी इमेजिनेशन को समटाइम्स प्रॉम्प्ट नहीं कर रही होती हैं। तो इमेजिनेशन स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, जबकि फैंसी में हम चीज़ों को एडमायर कर रहे होते हैं, और ये हमारी इट्स मोर और लेस लाइक मेमोरी। और ये जो फैंसी है ये डिपेंड कर रही होती है इमेजिनेशन के ऊपर, मजीद चीज़ों को डिवेलप करने में, मजीद आइडियाज़ को एक्सपैंड करने में। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। इसके अलावा कॉलरिज ने एक और टर्म इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इजेम्प्लेस्टिक। इजेम्प्लेस्टिक का मतलब उसने क्या था कि जो पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन है ना, ये एक बहुत सुप्रीम पावर है, ये फैंसी से ज़रा ऊपर होती है, और इसमें रैशनल एलिमेंट्स भी होते हैं, मैजिकल एलिमेंट्स भी होते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, और ये जो पोइट्री है इसको ज़रा सुप्रीम बनाती है, इसको बेस्ट बनाती है। अब अगर हम कॉलरिज के मेजर वर्क्स देखें तो इसमें लिरिकल बैलेड्स which we have already discussed in the previous lecture. There is Alcestis, Christabel, Kubla Khan, Vision, Biography Literaria. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वन है उसमें 7 lectures upon Shakespeare and Milton, Frost at Midnight, जो कि कन्वर्जेशन पोएम है। इसके अलावा कॉलरिज ने एक ट्रेजेडी, एक प्ले भी लिखा था, ओसोरियो। अब ये जो ओसोरियो है, बिगनिंग में इसको ड्रिल एंड थिएटर ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये प्ले इस काबिल नहीं है कि हम इसको परफॉर्म कर सकें स्टेज के ऊपर। तो कॉलरिज ने बाद में इसे रिवाइज किया और इसका नाम चेंज किया। इसका नाम चेंज करके इसका नाम रिमॉर्स रखा गया। तो 1830 में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया, और उस टाइम इट एक्चुअली वाज ए क्रिटिकली कमर्शियली सक्सेसफुल। तो अनलाइक वर्ड्सवर्थ, इसका जो प्ले है इसने जब उसको रिवाइज किया तो ये काफ़ी हद तक कमर्शियली सक्सेसफुल साबित हुआ था। अब इसमें जो इस प्ले की खासियत है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गोथिक एलिमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि इस प्ले में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा डिजेक्शन और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। ओके, कॉलरिज को बहुत से लोगों ने बहुत एडमायर भी किया है, जैसे आई रिचर्ड्स, टी एस एलियट ने कॉलरिज के ऊपर काफ़ी अच्छा मतलब रिव्यूज दिए हुए हैं, दैट ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स इन रोमांटिक लिटरेचर एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इनके जो वर्क्स हैं, स्पेशली द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, डिजेक्शन एंड ओज, क्रिस्टेबल, कुबला खान, दे आर क्वाइट फेमस टू। तो मुझे लगता है कि अब मीटिंग तो वैसे ही थोड़ी देर बाद एंड हो जानी है, तो ये हम नेक्स्ट
में अपना डिस्कस कर लेते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर। अभी तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी।